केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस व्याख्यान में हम जियाउद्दीन बर्नी, ख्वाजा जियाउद्दीन बर्नी, जो सल्तनतकालीन सत्ता के एक प्रमुख इतिहासकार रहे हैं, उनके राजनीतिक चिंतन के बारे में जानेंगे। यानी कि वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ जियाउद्दीन बर्नी। साथियों, जियाउद्दीन बर्नी सल्तनतकालीन सत्ता के महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे हैं। अमीर खुसरो के समकालीन इनको माना जाता है। निजामुद्दीन औलिया के द्वारा इन्हें तरकुल्ला की उपाधि भी प्रदान की गई है। जियाउद्दीन बर्नी ने लगभग 3 राजवंशों के शासनकाल में अपने राजनीतिक चिंतन को अभिव्यक्त किया है। हम ये कह सकते हैं कि लगभग 8 सुल्तानों की शासन व्यवस्था में और 3 राजवंशों की शासन व्यवस्था में भारत में जो राजनीतिक चिंतन, सामाजिक चिंतन, धार्मिक चिंतन, आर्थिक चिंतन, जो पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट था, और जो एनवायरनमेंट था, उस एनवायरनमेंट के दौरान उस व्यवस्था को अभिव्यक्त किया है। इसके साथ ही बर्नी लगभग 95 ईयर्स की जो रूलिंग सिस्टम था, उस शासन व्यवस्था को ध्यान में रखकर अपनी 2 महत्वपूर्ण कृतियाँ, जिनमें एक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही और दूसरी का नाम है फतवा ए जहांदरी, जो एक आदर्श मुस्लिम शासक के लिए उसने उपदेश के रूप में, एडवाइस के रूप में, सलाह के रूप में, निर्देशन के रूप में लिखी है। तो आइए साथियों जानते हैं जियाउद्दीन बर्नी का संक्षिप्त परिचय और उसके बाद तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक के माध्यम से पॉलिटिकल थॉट ऑफ बर्नी। ज्ञात हो कि सल्तनत सत्ता 1206 ईस्वी में कुतुब सुब्दकीन के द्वारा स्थापित की गई। 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक लगभग 300 वर्षों तक ये सत्ता विद्यमान रही। सल्तनत काल की सत्ता का संचालन 5 राजवंशों ने किया, जिसमें पहला राजवंश गुलाम या मामूलक राजवंश था, जो 1206 से 1290 ईस्वी तक था। दूसरा राजवंश खलजी राजवंश था, जिसकी सत्ता 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रही। तीसरा राजवंश तुगलक राजवंश था, जिसकी सत्ता 1320 से 1414 ईस्वी तक रही। इन 3 राजवंशों में जियाउद्दीन बर्नी सप्रमाण के रूप में विद्यमान थे। चौथा राजवंश सेद राजवंश था, जो 1414 से 1451 तक था। पांचवा राजवंश लूदी राजवंश है, जो 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। इसी सल्तनत सत्ता के दौर में भारत में विद्यमान धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं को ऐतिहासिक विवेचन के साथ बर्नी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। साथियों, ख्वाजा जियाउद्दीन बर्नी 1285 में जन्मे थे। 1285 से 1358 ईस्वी तक इनका जीवन रहा। 1285 ईस्वी में इनका जन्म 12 या वर्तमान बुलंदशहर में हुआ। इनके पिता का नाम मोयाद उल मुल्क और इनकी माता सुल्तान की एक बेटी थी। साथियों, इनका परिवार दिल्ली सल्तनत की शाही सेवा में कार्यरत था और इसलिए एक संपन्न परिवार था। इसके परिवारजन अच्छी नौकरियों में थे, सल्तनत सत्ता में थे। बर्नी ने पारसी व अरबी भाषा में अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। साथियों, वे धर्म विज्ञान और इस्लामिक थियोलॉजी के विशेषज्ञ थे। इसलिए बहुत से भारतीय हिंदू चिंतकों ने बाइस्ड होकर दुर्भावनापूर्ण और पक्षपात लेते हुए मुस्लिम चिंतकों के बिल्कुल विरुद्ध लिखा है, जो कि उनकी मानसिक दिवालियेपन, संकीर्णता और कुत्सित सोच का नतीजा है। इस समय भारत में सल्तनत सत्ता विद्यमान थी। बर्नी ने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों गियासुद्दीन बलबन से लेकर लगभग फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक 8 सुल्तानों के शासनकाल को अपनी आंखों से देखा। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अपने जीवन का आनंद लिया, यानी कि उनके जीवन की पराकाष्ठा का समय था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय उनकी स्थिति संकटपूर्ण हो गई और इस दौर में फिरोज शाह तुगलक उनको दरबार में भी नहीं आने दे रहे थे। बर्नी का राजनीतिक चिंतन। इतिहास क्या है, इस संदर्भ में जियाउद्दीन बर्नी का महत्वपूर्ण चिंतन उभर कर सामने आया है। बर्नी ने अपनी रचना तारीख ए फिरोज शाही को इस सवाल को समर्पित किया है। उसकी रचना तत्कालीन राजनीतिक सांस्कृतिक स्वरूप को अभिलक्षित करती है। बर्नी ने सुल्तान फिरोज की कार्य प्रणाली की प्रशंसा की है और उसे दिल्ली का श्रेष्ठतम सुल्तान माना है। उसे फिरोज शाह का दरबारी कवि भी माना जाता है। इनकी दूसरी प्रमुख कृति फतवा ए जहांदरी थी। साथियों, बर्नी ने अपना लेखन कार्य अपनी आयु के उत्तरावस्था में किया और तब तक बर्नी का जो
अच्छा समय था वो बीत चुका था। इसलिए जियाउद्दीन बर्नी का जो राजनीतिक चिंतन है वह वृद्धावस्था का वयोवृद्ध अवस्था का राजनीतिक चिंतन है। और बर्नी के इस राजनीतिक चिंतन को, हम सामाजिक और धार्मिक चिंतन की बात नहीं कर रहे, परंतु सामाजिक और धार्मिक चिंतन से राजनीतिक चिंतन प्रभावित होता है। जैसे कि मैंने कहा कि हिंदू धर्म के पैरोकार और ब्राह्मणवादी लेखकों ने, इतिहासकारों ने बहुत ही दुर्भावनापूर्ण और मुसलमानों से सब कुछ लेने के बाद मुसलमानों के खिलाफ जाकर ये लिखा। और ये एक कुत्सित प्रयास है, जो अगर हम भेदभावपूर्ण इतिहास लिखते हैं तो ये एक सच्चे इतिहासकार की काबिलियत नहीं है, अपितु उस पर सवाल लगता है। आपका धर्म, आपकी जाति, आपकी भाषा, आपका क्षेत्र कोई भी हो सकता है, लेकिन इतिहास को निष्पक्ष रूप से तथ्यों के साथ और प्रामाणिकता के साथ लिखना चाहिए, न कि सत्ताधारी रूलिंग पार्टी के हिसाब से आप उसको बदल दो। जैसा कि बर्नी ने भी कहा है कि, और इससे पूर्व भी जो मुस्लिम लेखकों के व्याख्यान में और लेखन में अल बरूनी ने जो कहा कि हमें राजा के डर से भयभीत होकर उसकी प्रशंसा भाट नहीं लिखना चाहिए, अपितु सत्य को लिखना चाहिए। सुकरात की जैसे हमें सत्य का साहस होना चाहिए। साथियों, बर्नी के राजनीतिक चिंतन को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगर बर्नी के इस चिंतन पर हम बात करें तो हमें 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करने का अवसर मिलता है। नंबर 1, संविधानवाद अथवा शासन के नियम। साथियों, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? हम ये कह सकते हैं कि संविधानवाद क्या है। जब हम संविधान की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि शासन के अनुसार सीमित दायरे में रहकर जनता की सेवा को समर्पित रहना ही संविधानवाद है, जो कि एक लिमिटेड गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। साथियों, बर्नी के अनुसार 2 तरह के नियम की बात कही गई। पहला नियम, जिसे शरीयत के नियम नाम से अथवा डिवाइन लॉज के नाम से हम जानते हैं, जो कि कुरान की शिक्षाओं और अल्लाह की शिक्षाओं, पैगंबर मोहम्मद की असली शिक्षाओं पर आधारित है। नंबर 2, वे नियम जो सुल्तान के द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि सुल्तान धरती लोक पर अल्लाह का गॉड, शैडो ऑफ गॉड भी इसको कहा जाता है, ईश्वर की छाया भी उसे कहा जा सकता है। तो ईश्वर की छाया के रूप में वह ईश्वर का ही प्रतिनिधित्व करते हुए जो राजा है, सुल्तान है, वह सुल्तान ईश्वर का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा सिद्धांत है राजत्व का द्वैतवादी सिद्धांत। इस द्वैतवादी सिद्धांत या किंगशिप, 2 टाइप किंगशिप थ्योरी के रूप में के माध्यम से जियाउद्दीन बर्नी इसी शरीयत के अनुसार और सुल्तान के कानून के अनुसार शासन करने की नीति को द्वैतवादी सिद्धांत कहते हैं। यानी 2 तरह के सिद्धांतों की हम बात करते हैं। तो राजा को शासन करने के लिए 2 सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ता है। पहला जो रूल है वो रूल अकॉर्डिंग टू और गवर्निंग अकॉर्डिंग टू शरीयत, और सेकंड है गवर्निंग अकॉर्डिंग टू स्टेट्स लॉज। वी कैन कॉल डायलेक्टिक थ्योरी ऑफ किंगशिप। इसको दोहरा सिद्धांत या द्वैतवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तीसरा, साथियों, बर्नी कहते हैं कि न केवल अल्लाह के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, अपितु जो रूल है, शासन है और जो किंगशिप है, राजत्व है, उसकी जो स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है, वो शार्पनेस ऑफ सोर्ड पर निर्भर करती है। तलवार की जो कला है, चालाकी है, चलाने का जो कौशल है, उस पर या तलवार के दम पर भी निर्भर करती है। यानी कि अल्लाह या ईश्वर खुद आकर आपकी कोई मदद नहीं करता है, अपितु उसके नाम पर आप शरीयत या धार्मिक कानून को फॉलो कर सकते हो, लेकिन धरती लोक पर सुल्तान ही ईश्वर की छाया है, इसलिए वह ईश्वर की तरह, अल्लाह की तरह कार्य करता है और वह केवल डिवाइन जो रूल हैं उन डिवाइन रूल से ही शासन नहीं करता, अपितु स्टेट रूल से शासन करता है। यहाँ सुल्तान के लिए शक्तियों के केंद्रीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का, राजनीतिक व्यवस्था का, धार्मिक व्यवस्था का और तमाम तरह की सांस्कृतिक व्यवस्था का सुल्तान को केंद्र माना गया है। इसी के साथ जो ऑल टाइप्स ऑफ पावर हैं या जो फंक्शंस हैं, सभी का जो सेंट्रलाइज सिस्टम होगा वो सुल्तान केंद्र होगा। सुल्तान ही शक्तियों का एक हेड होगा, या उसको हम कह सकते हैं कॉस्मोस होगा, जहाँ से शक्तियाँ डाइवर्ट होती हैं, बांटी जाती हैं और जहाँ शक्तियाँ सेंट्रलाइज होती हैं। इसलिए बर्नी ने सेंट्रलाइजेशन, पावर्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की जो थ्योरी है उसका समर्थन किया है। चौथा जो राजनीतिक सिद्धांत जियाउद्दीन बर्नी का है वो नोबिलिटी की थ्योरी में बिलीव करता है। यानी कि बर्नी ये मानता है कि जो अरेबियन कबीले के मुसलमान हैं वो पवित्र हैं और वो उच्च हैं, इसलिए जो राजत्व और राजा की जो मंत्री परिषद होगी, राजा का जो इंपीरियल कोर्ट होगा, राजा की जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी, उस सब में जो
डिसीजन मेकिंग की पोस्ट होंगी, पद होंगे, वो सभी पद केवल इन्हीं को दिए जाएंगे। जबकि दूसरे जो पद हैं अधीनस्थ हैं, सबॉर्डिनेट, वो स्लेव को या गैर हिंदुओं गैर मुसलमानों को भी यानी कि हिंदुओं को भी दिए जा सकते हैं। तो उच्चता और दासता की धारणा को राजत्व के सिद्धांत का मूल आधार बर्नी ने माना है, लेकिन ये कोई धार्मिक भेदभाव का आधार नहीं, अपितु ये शासन के लिए कौन योग्य हैं और शासन के लिए कौन कम योग्य हैं उनको सेना में और नीचे के पदों पर रखा गया, जिनको स्लेव भी कहा जा सकता है। पांचवा जो चिंतन है वो है सल्तनवादी न्यायिक प्रणाली। जो जुडिशियल सिस्टम है उसका हेड भी जो इंपीरियल कोर्ट होता है, द इंपीरियल कोर्ट इसको कहा जाता है, राजा का दरबार आप कह सकते हो, राजा का न्याय दरबार भी कहा जा सकता है। तो जिस तरह से ब्राह्मणवादी लेखकों ने, ब्राह्मणवादी धारणा के प्रतिपादकों ने अपने काल्पनिक साहित्य, वैदिक साहित्य में और उसके बाद मनुस्मृति में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, शुक्र की शुक्र नीति सार में यानी बर्नी के चिंतन से पहले जो लिखा है, और जो हिंदू सामाजिक पद सोपान या भेदभाव की जो व्यवस्था स्थापित की है, उसी के अनुरूप यहाँ भी न्यायिक प्रणाली को डिजाइन करने की बात कही गई है। तो इस्लाम धर्म के अनुरूप सल्तनतवादी सत्ता में न्याय प्रणाली थी, और उससे पूर्व जो तीनों ग्रंथों का मैंने नाम लिया उसमें ब्राह्मणवादी न्याय प्रणाली थी। उसको हिंदूवादी प्रणाली न कहा जाए, अपितु उसमें जो सुपीरियर होंगे वो केवल ट्विस बॉर्न होंगे, और जो सबॉर्डिनेट होंगे वो शूद्र होंगे और बाकी के लोग नहीं होंगे। ये नोबिलिटी थ्योरी में और उच्चता और दासता की थ्योरी में भी हमें दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं जो शासन का पूर्व स्वरूप रहा है, उस स्वरूप का प्रभाव भी इस्लाम धर्म पर दिखाई देता है, क्योंकि इंडो इस्लामिक कल्चर से हम बहुत सी चीज़ें जो है ब्राह्मण धर्म पर और बहुत से इस्लाम धर्म पर इसका प्रभाव रहा है। तो ये बर्नी का राजनीतिक चिंतन था जो कि इस्लामिक स्टेट और इस्लामिक थ्योरी या कुरान की थ्योरी पर आधारित है। जैसा चिंतन भारत में ब्राह्मणवादी चिंतन या जिसको हिंदू थियोलॉजी कहा जाता है, जो कि रामायण और महाभारत और उसका पात्र भाग जो भगवत गीता है, जहां हिंसा को सेलिब्रेट किया जाता है या हिंसक लोगों का समर्थन किया जाता है, और उसमें भी ट्विस बॉर्न और शूद्र की जो अवधारणा है, द्वित जो जन हैं, दो बार जन्म लेने वाले और एक बार जन्म लेने वाले, ये थ्योरी आज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद लगातार बनी हुई है। और आज़ादी के बाद भी भारत स्वतंत्र हो गया तो भारत की राजनीति में हम देखते हैं तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राजनीति के जो भाग, जिसको लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, वह कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद से पूरी तरह से प्रभावित है। इसलिए बहुत से चिंतकों ने इंडियन डेमोक्रेसी न कह के इंडियन और नॉन इंडियन ब्राह्मणोक्रेसी के नाम से पुकारा है, जो हमें सोचने, विचार करने, चिंतन और मनन करने पर मजबूर करती है कि संविधान लागू होने के बावजूद भी, संविधान बनाने के बावजूद भी ये कहना कि संविधान कम महत्वपूर्ण है, संविधान पर जो चित्र हैं नंदलाल बोस ब्राह्मण के द्वारा बनाए गए साज सज्जा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और संविधान की तुलना में मनुस्मृति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या 70-80 सालों के बाद भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनके सम्मेलन कराना और इनके नेतृत्व में सरकारों पर दबाव बनाना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय शूद्र, अनुसूचित जाति और जनजाति इसकी प्रणाली के माध्यम से, जिनको बाबा साहब ने अपनी पुस्तक हु वर शूद्राज के माध्यम से और हु वर अनटचेबल, हाउ दे बिकम अनटचेबल, अछूत कौन थे और किस तरह से वो आदिवासी और अछूत समुदाय पंचम वर्णा में शामिल था, और किस तरह से क्षत्रियों को धकेल कर पद दलित करके शूद्र बनाया गया, और किस तरह से ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन या ब्राह्मणिकल सुपरमेसी की थ्योरी को डिज़ाइन किया गया, जो आज़ादी के और संविधान लागू होने के 70 सालों के बाद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार और यहाँ पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासनिक तंत्र, चीफ सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर, मीडिया, बिजनेस, क्रिकेट, बॉलीवुड और तमाम तरह के इन व्यवस्थाओं में हमें साफ साफ रूप से दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं ये हमें बर्नी का जो राजनीतिक चिंतन है ये सोचने पर मजबूर करता है, चिंतन करने पर मजबूर करता है कि शासक अपने हिसाब से एक हेजेमनी को डिजाइन करता है और उस हेजेमनी को ही वो दिखाना चाहता है। थैंक यू सो मच।